हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग वेस्टलैंड के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो इसके टेक्स्ट के बारे में ऐसे कहा जाता है कि भाई ये वन ऑफ द टफेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्यूजन्स हैं, इसमें बहुत सारे आप ये कह सकते हैं कि रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे मिथ्स दिए हुए हैं, बहुत सारे मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो बहुत हार्ड सा पड़ता है, लेकिन इसको मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए इजी बनाने की। मैंने क्या किया है, एक बार तो मैं आपको पूरा टेक्स्ट का जो मीनिंग निकल के आ रहा है सामने, ताकि आप इजीली उसको समझ सकें, वो मैं बताने वाला हूँ। साथ में जो इसके रेफरेंसेस हैं, जो इसके आप कह सकते हैं मिथ्स हैं, जो कहानियां, जो स्टोरीज हैं, हर एक शब्द के पीछे, लाइन के पीछे कहानी इसके अंदर है। तो उन कहानी को मैंने अलग से आपके लिए निकाला है। मतलब मैं बोल दूंगा, बट यहाँ लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पूरा रिटर्न में मैंने इसकी जो इम्पोर्टेंट, ये मान सकते हैं कि लगभग लगभग 50, मोर देन 50 मैंने इसके जो रेफरेंसेस हैं, जो अल्यूजन्स हैं, वो निकाले हैं अलग से। वो मैं आपको अलग से फिर पढ़ा दूंगा। इसी पोएम में जब हम लाइन निकालेंगे टेक्स्ट में से, उन लाइनों को अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पोएम पढ़ने के बाद में। तो वो वहां पर आपके पास नोट्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं यहाँ उनको समझा भी दूंगा। और साथ में हम लोग अब पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर टेक्स्ट की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनको दोबारा फिर एक बार देख लेंगे। ठीक है ना। उन जहां पे वो जो इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज हैं, जो जो कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ बुक्स के नाम हैं, कुछ लैटिन और कुछ जर्मन और फ्रेंच जो लाइंस हैं, उन लाइंस को अलग से समझ लेंगे। ठीक है ना। तो वो काम एक बार हम दोबारा फिर कर लेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इसके पूरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वेस्टलैंड पोएम है, इसकी जो 43 या 44 लाइंस हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपके सामने टेक्स्ट है इसका, वेस्टलैंड का। देखिए आप लोग, ये जो टेक्स्ट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ना 5 सेक्शंस हैं। दिस पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ये फर्स्ट सेक्शन है, द बेरियल ऑफ द डेड। इसके अंदर 5 सेक्शन है। द बेरियल ऑफ द डेड, सेकंड है गेम ऑफ चेस, थर्ड है फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर, और फिफ्थ है व्हाट थंडर सेट। ऐसे 5 सेक्शंस में ये पोएम बटी हुई है। मैं पहला सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं इस पार्ट के अंदर, द बेरियल ऑफ द डेड। अब देखो, इसका अगर आप वर्ड मीनिंग निकालें तो बेरियल मतलब होता है दफनाना। बेरियल मतलब होता है दफनाना, गाड़ना। ठीक है ना। बैरी करना, टू बैरी। तो ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों को काटना। तो ये जो लाइन है बेरियल ऑफ द डेड, अगर हम कहें तो ये क्रिश्चियनिटी में इनकी जो बुक आती है, प्रे बुक, वहां से लिया गया है। इसका जो पूरा नाम मैं कल बता रहा था, द ऑर्डर ऑफ द बेरियल ऑफ द डेड है। और ये क्रिश्चियन की जो प्रे बुक है क्रिश्चियनिटी की, ये उसमें से ली गई है, बेरियल ऑफ द डेड। ये जो इनका जो कह सकते हैं प्रेयर बुक आती है बाइबल की, उसमें से इसको लिया गया है। ठीक है ना। और बाइबल से जुड़ी हुई है। और देखना, ये जो रेफरेंस है ये वहीं से है। ये रिलीजन की बात कर रहा है, जो है अप्रैल। अप्रैल दोस्तों, इसको इन्होंने कहा इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। इसको इन्होंने क्रूएलेस्ट मंथ क्यों कहा? वैसे तो देखो, अगर आप इसमें देखा जाए ना, तो ये पैराडॉक्स है, कंटेन्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स है इसके अंदर। पैराडॉक्स कैसे है? अगर आप इंग्लैंड के एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखें, तो अप्रैल का जो मंथ है वो अच्छा मंथ माना जाता है, क्योंकि सर्दियों के बाद अप्रैल आता है और अप्रैल के अंदर गर्मी होती है, तो अंग्रेजों के लिए वो अच्छा होता है। बट फिर इसको क्रूएलेस्ट मंथ क्यों कहा? इसको सबसे निर्दयी, हीनस, इसको कैलस मंथ क्यों कहा टीएस इलियट ने? तो इसके पीछे एक रेफरेंस कह सकते हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि बाइबल के अंदर है और इनके धर्म में है, इनके रिलीजन में है, कि अप्रैल ही वो मंथ था जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था। when Jesus Christ was crucified, and the month was April. That's why
टीएस इलियट सेज दैट अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो पैराडॉक्स समझ में आ गया क्यों है क्रूएलेस्ट। भाई अगर आपको सिंपल मीनिंग देखते हो तो क्रूएलेस्ट मंथ कैसे हो सकता है, अप्रैल का मंथ वो तो अच्छा महीना होता है। बट अगर आप इसको डीप मीनिंग समझते हो तो पता चलता है कि हाँ यार सही बात है, जीसस क्राइस्ट को बैरी किया गया था इसलिए ये क्रूएलेस्ट मंथ है। और इनको अप्रैल में ये एक्सपायर हुए, मतलब इनको क्रूसिफाई किया गया, बाद में इनको दफनाया गया एक ग्रेवयार्ड में। और उस ग्रेवयार्ड पे जहां इनको दफनाया गया था ना, वहां पर देखना ब्रीडिंग लाइलक आउट ऑफ द डेड लैंड। जो डेड लैंड थी जहां ये एक्सपायर हुए थे, जहां क्रूसिफाई किया गया था, जहां इनको बैरी किया गया था, डैड को बैरी किया गया था, उस जमीन में से टीएस इलियट कहते हैं कि फूल निकलने लगे। लाइलक्स, लाइलक्स फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर होते हैं दोस्तों, ये फूल होते हैं। ये वो फूल होते हैं जो कि है ना, ये जो क्रिश्चियन, जो इनका जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, इनका जो ये जो मानते हैं अपने धर्म को, इसके हिसाब से जब कोई एक्सपायर होता है तो ना उसकी डेड बॉडी पर, मतलब ग्रेव यार्ड के ऊपर ये लोग व्हाइट कलर के कुछ फ्लावर को है ना ऐसे रखते हैं वहां पर। तो वहां पर अपने आप नेचुरली लाइलक्स के फ्लावर जो है वो ब्रीड होने लगे, वो उगने लगे, वो ब्रीडिंग होने लगे, ठीक है ना, वो वहां से स्प्राउट होने लगे। बड़ा एक कमाल हुआ। वो कहते हैं कि जहां भगवान को, जहां धर्म को आप दफनाओगे तो ऐसी चीजें तो होंगी। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। और अब वहां याद आ रही है। अब देखो ये एक बड़ी अजीब सी पोयम है, याद आनी चाहिए जीसस क्राइस्ट की, लेकिन वो कहता है कि यहाँ याद आ रही है एंड डिजायर, और इच्छा भी हो रही है। याद आ रही है आपको अपने रिजेक्टेड लव की, मेमोरी ऑफ द रिजेक्टेड लव। अब ये मेमोरी कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट की भी हो सकती है कि उनकी आपको याद आ रही है। एंड डिजायर, और इच्छा हो रही है फॉर न्यू लव, एक नए प्यार की, एक नए धर्म की। धर्म की मतलब एक भगवान की आपको जरूरत है, इच्छा है, वो भी आप कह सकते हैं। और लव से भी जोड़ सकते हैं। तो लव से कहीं ना कहीं ज्यादा टीएस इलियट ने इस बात को जोड़ा है। वो कहते हैं कि मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, मतलब मेमोरी याद आ रही है आपको अपने रिजेक्टेड लव की, और डिजायर इच्छा हो रही है एक नए लव की, डिजायर फॉर न्यू लव। ये जो लाइन्स है ना, इनको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, मैं लिख करके आपको ये अलग से दिया है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक बार आप पोएम को समझने की कोशिश करें। वैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स मूविंग, मूविंग, मूविंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। अप्रैल के मंथ में जो रूट्स है पेड़ की, डल रूट्स, जो रूट्स खराब सी हो गई हैं, बेकार सी हो गई हैं, वो रूट्स विद स्प्रिंग रेन, स्प्रिंग रेन से वो मूव कर रही है, स्टीयरिंग कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ उगेगा, कुछ नए पौधे आएंगे, कुछ नए पेड़ आएंगे। अब भगवान जो है एक्सपायर हो गए हैं, डेड लैंड से जैसे कि लाइलक के फूल खिल रहे हैं, ऐसे स्प्रिंग रेन को देख करके हो सकता है डल रूट्स भी मूव करने लगे, ऐसा वो उम्मीद कर रहे हैं। और याद आ रही है, मेमोरी है, डिजायर है। मेमोरी है आपको पुराने लव की, और डिजायर है नए नए लव। तो ये दो लाइनें अलग है जो जीसस क्राइस्ट की बात करता है। फिर इस पोएम की आपने खास बात पढ़ी थी कि देयर इज नो क्लियर शिफ्ट, देयर इज नो क्लियर शिफ्ट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर। आपको लगेगा कि यार ये तो कौन सी बात चल रही थी, कौन सी आ गई। ये बिल्कुल ऐसा अचानक कुछ नई बात शुरू हो जाएगी जिसका पिछली लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये शुरू की 4 लाइन है और ये पहले पार्ट में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, विंटर केप्ट अस वार्म। विंटर, सर्दियां जो है वो हमें गर्म रखती हैं। ये बड़ी अजीब बात आ गई, सर्दियां गर्म रखती हैं, ये कैसे हो सकता है। तो अगेन पैराडॉक्स है, दिस इज अगेन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स है कि यार सर्दियां तो हमें ठंडा करती हैं, गर्म कैसे रखे। ये बड़ी अजीब बात है। विंटर केप्ट अस वार्म, और ये अस कौन है। अस आप ये कह सकते हैं कि इसका एक मेन कैरेक्टर जो मैं बता रहा था, टायरसियस, टायरसियस, और उसकी एक बिलव्ड है मैरी लैरिस्क, जिसका यहां जिक्र है थोड़ा सा, वो आप समझ सकते हैं। तो टायरसियस कह रहा है कि विंटर केप्ट अस वार्म,
जब सर्दियां होती हैं तो वो हमें गर्म रखती है। मतलब जब लवर और बिलव्ड साथ में रहेंगे सर्दियों में तो उनका जो सेक्सुअल जो चीजें, इनका कनेक्शन होगा, फिजिकल रिलेशन बनेगा, तो उनको गर्म रखेगा, ये आप कह सकते हैं। दूसरी बात आप कह सकते हैं विंटर कैप्टस वार्म। सर्दियां जो होती है ना तो उसमें जो बर्फ जम जाती है, उस बर्फ के नीचे धरती में चीजें ना सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है, गर्म रहती है। आप देखना जमीन के नीचे पानी भी निकालोगे ना हैंड पंप से तो गर्म आएगा पानी निकल करके। तो विंटर कैप्टस वार्म, सर्दियां चीजों को खराब नहीं होने देती, आपको जिंदा रखती हैं। कोल्ड मतलब मर गए, और वार्म मतलब आप जिंदा हैं, गर्म है, गर्म जोशी है। तो सर्दियां जो होती हैं, जो विंटर होती है, वो वेजिटेशन को, वो आप कह सकते हैं कि सब्जियों को, फ्रूट को, इनको ना वो फ्रेश रखती हैं, ताजा रखती हैं। तो वो बात भी ये आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग कि विंटर कैप्टस वार्म, सर्दियां जो होती हैं वो हमें गर्म रखती हैं। विंटर कैप्टस, ये पैराडॉक्स है जिसमें कहा गया है कि विंटर जो है मेंटेन करती है वेजिटेबल्स को, प्लांट्स को, ठीक है ना। और कवरिंग, सर्दियां जो होती हैं वो कवर करती है। सर्दियों में क्या होता है, बर्फ गिरती है, तो कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। सर्दियों में स्नो, बर्फ गिरती है जो कवर करती है अर्थ की सरफेस को, ऊपर सरफेस को कवर कर देती है। अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। अब देखो स्नो को टीएस इलियट ने फॉरगेटफुल बताया। अब बर्फ फॉरगेटफुल कैसे हो सकती है? फॉरगेटफुल, भुलक्कड़, बर्फ भुलक्कड़ कैसे हो सकती है, स्नो भुलक्कड़ कैसे हो सकती है? तो यानी कि जो फॉरगेटफुल है, ये वैसे तो एडजेक्टिव है इंसानों का कि इंसान भुलक्कड़ हो सकता है, फॉरगेटफुल हो सकते हैं, लेकिन उस एडजेक्टिव को इसने स्नो के साथ लगा दिया, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। फॉरगेटफुल है, ये एक एपिथेट, एक एडजेक्टिव है जिसको ह्यूमन बींग्स की बजाय स्नो के साथ यूज कर लिया, तो इसे आप बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको आप लोग? ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो फॉरगेटफुल स्नो, फॉरगेटफुल स्नो कैसे? अर्थ पर बर्फ कवर कर देती है और भूल जाती है कि उस अर्थ के नीचे कुछ सीड्स, कुछ बीज हो सकते हैं जो आने वाले समय के अंदर वहां पर जर्मिनेट हो सकते हैं, स्प्राउट हो सकते हैं, और उनसे एक नया लाइफ निकल सकता है। जैसे आपने वेस्ट विंड में पढ़ा था, जब पीबी शैली और टू द वेस्ट विंड में कहता है कि भाई ये जो सर्दियां हैं ये उनको नीचे दफना देती हैं बीज को, और जब स्प्रिंग आती है तो वो बीज वापस से स्प्राउट हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ टीएस इलियट कह रहा है यहाँ पर। अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ। आगे देखो बात, फीडिंग, ये जो बर्फ है, जो सर्दियां हैं, जो हमें गर्म रखती है, कैसे गर्म रखती है समझाने की कोशिश कर रहा है। फीडिंग अ लिटिल लाइफ, वो एक छोटे जीवन को फीड कर रही है। जो अंदर छोटा जीव है, जो बीज है, जो सीड है, जो अर्थ के नीचे छुपा हुआ है, उस लिटिल लाइफ को फीड कर रही है, खाना खिला रही है। विद ड्राइड ट्यूबर्स, जो ड्राइड ट्यूबर्स हैं, जो जड़ें, ट्यूबर्स मतलब रूट्स, रूट्स ऑफ ट्रीज, जो जड़ें जमीन के अंदर दबी पड़ी हैं, जो ड्राई हो गई हैं, जो सूख गई हैं, उन जड़ों को जीवन दे रहा है, लाइफ दे रहा है। कौन दे रहा है लाइफ? ये जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, जो जो ये विंटर है, जो सर्दियां हैं, ये कहीं ना कहीं उन ट्यूबर्स को, जो डेलिकेट रूट्स हैं, ट्यूबर मीन्स डेलिकेट रूट्स ऑफ ट्रीज, जो जमीन में गड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि दे आर डेड, दे आर ड्राइड, ठीक है ना, दे आर डिस्ट्रॉयड, बट उनको लिटिल लाइफ ये विंटर देती है और हमें जिंदा रखती है। और ये अस, एक टायरसियस और मैरी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि वो भी अपने शरीर को गर्म रखते हैं सर्दी के मौसम में। तो वो रेफरेंस थोड़ी देर बाद आगे इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग। अभी तो आप रूट से, ट्रीज से इसको कनेक्ट करके देखो। समर, सरप्राइज, देखो समर में एस है, सरप्राइज में एस है। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड टू और मोर देन टू वर्ड्स के स्टार्ट में रिपीट होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तो आप दोस्तों आपको पता है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। दिस इज
एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, समर सरप्राइज्ड अस। बहुत अच्छी लाइन है, समर सरप्राइज्ड। जब सर्दियां खत्म होकर गर्मियां आती हैं, समर सरप्राइज्ड अस, तो उसने हमें सरप्राइज कर दिया। अस वापस हम सब लोग भी हो सकते हैं, और टायरसियस और मैरी भी हो सकती है। सर्दियों ने हमें जिंदा रखा, गर्म रखा, और गर्मियों ने हमें सरप्राइज कर दिया, कमिंग ओवर द स्टानबर्गर सी। अब देखो, ये कहानी जो टायरसियस और मैरी की है वो यहां से शुरू हो जाती है। मैरी लैरिस नाम की एक लड़की है जिसका जिक्र यहाँ टायरसियस कर रहा है। टायरसियस कौन है? टायरसियस इस पोएम का आप कह सकते हैं कि नरेटर है। थर्ड पर्सन में ये पोएम लिखी गई है। टीएस इलियट ने इसमें अपने आप को दूर रखा है। जिसकी थियोरी है इम्पर्सनल थियोरी, उसके हिसाब से वो खुद इस पोएम में नरेटर नहीं है। उसने एक कैरेक्टर लिया है टायरिसियस, जो पास्ट से भी रिलेटेड है, प्रेजेंट से भी रिलेटेड है। वो हाफ वुमन है, हाफ मैन है टायरिसियस। वो एक पुराना कैरेक्टर है जो आज भी है। वो पुरानी चीजों को भी जानता है और आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को भी वो समझता है। तो टायरसियस और मैरी यहाँ पर कैरेक्टर है। और टायरसियस आई जो है टायरसियस के लिए बार बार यूज होगा। और टायरसियस क्या कह रहा है यहाँ पे कि कमिंग ओवर द स्टानबर्गर सी। अभी देखो कहानी चेंज हो गई। अब वो एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है टायरसियस। यहाँ वो बात खत्म हो गई है सर्दियों की, गर्मियों की, और वो कह रहा है कि कमिंग ओवर द स्टानबर्गर सी। ये एक जगह का नाम है, प्लेस है। स्टानबर्गर सी एक लेक है, एक झील है म्यूनिक, जर्मनी में। जर्मनी के अंदर म्यूनिक नाम की एक जगह है, उसके पास में एक लेक है, एक झील है जिसका नाम है स्टर्नबर्गर सी। इस लेक के किनारे पर जो टायरसियस है और जो मैरी लैरिस्क है, मैरी लैरिस एक जर्मन काउंटेस है, एक जर्मनी की एक ऊंचे परिवार की, एक इलीट फैमिली की लड़की है। वो इसके साथ में है, टायरिसियस के साथ में, ठीक है ना। तो वो और दोनों साथ में एक झील के किनारे बैठे हुए हैं, स्टर्नबर्गर सी। ये झील, ये लेक कहां पर है दोस्तों? जर्मनी के म्यूनिक शहर के पास में, ठीक है। फिर आगे देखिए, विद अ शावर ऑफ रेन। तभी वहां क्या होता है जब दोनों साथ में बैठे होते हैं, टायरिसियस और मैरी लैरिस, वहां पर क्या होता है, एक बारिश होती है, शावर ऑफ रेन, बारिश होने लगती है। वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेड। तो टायरिसियस कहता है कि मैं और मैरी, वी, टायरिसियस एंड मैरी, मैरी लैरिस, ये दोनों रुकते हैं बारिश होने की वजह से एक कॉलोनेड में। कॉलोनेड क्या होता है? रोड के ऊपर दोनों तरफ ना ऐसे ट्रीज लगे होते हैं, और वो पूरा जो रोड होता है, जो पाथ होता है, वो उन ट्रीज से कवर हो जाता है। तो ए पाथ विच इज कवर्ड विथ ट्रीज, जिसको अवेन्यू भी कहते हैं, पार्क अवेन्यू। पार्क वगैरह के अंदर रोड के ऊपर ऐसे ना, अंग्रेजों के बहुत हरियाली रहती है, पेड़ होते हैं, तो रोड के दोनों तरफ से पेड़ लगाए हुए हैं, अवेन्यू, कॉलोनेट, ताकि बारिश, अब वो वहां पे जाके छुप गए, स्टॉप, रुक गए, ताकि उनके ऊपर बारिश ना गिरे। क्योंकि जब ये स्टर्नबर्गर सी झील पर दोनों एंजॉय कर रहे थे, वहां बारिश हो गई और ये कॉलोनेट के जाके नीचे रुक गए। फिर क्या होता है? एंड वेंट ऑन इन सनलाइट। फिर जब बारिश रुक गई, जब सनलाइट आई, जब सूरज की रोशनी आई, तो ये फिर वहां से रवाना हुए उस कॉलोनेट से। कौन कौन? मैरी और टायरिसियस, इनटू द हॉफ गार्डन। फिर ये हॉफ गार्डन गए। हॉफ गार्डन भी उसी स्टर्नबर्गर सी जो झील है म्यूनिक के पास, म्यूनिक शहर के पास, उसी के पास में गार्डन है, हॉफ गार्डन, जो एक पब्लिक पार्क है म्यूनिक के पास में। ये उस पब्लिक पार्क में चले गए, ठीक है ना। पार्क में बिलव्ड और लवर दोनों चले गए, टायरसियस मैरी, थोड़ा बातचीत करने के लिए, मस्ती करने के लिए। एंड ड्रैंक कॉफी, और वहां उन्होंने कॉफी पी। देखो कितने सिंपल सी लाइन है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। बस ये पीछे रेफरेंस आएंगे, उनको मैं आपको समझा दूंगा। कॉफी पीने चले गए। एंड टॉक फॉर एन आवर, और लगभग लगभग 1 घंटे उन्होंने वहां पर बातचीत की। किस किसने? टायरिसियस ने और मैरी लैरिस ने। और फिर वो जो लड़की जर्मन थी, तो जर्मन में वो कॉफी पीते समय टायरिसियस को अपने बारे में बताती है। क्या बताती है वो? जर्मन लैंग्वेज है, बिन गर केन रशियन, इस मीन्स
आई एम नॉट रशियन, आई एम नॉट रशियन। वो कहती है कि मैं रशियन नहीं हूं, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, मैं रशियन नहीं हूं, मैं रशिया से नहीं हूं। स्टेम अस लिथुआनिया, ये एक कह सकते हैं जर्मन वर्ड है, बट अगर इसको आप सिंपल इंग्लिश में बोले तो एक लिथुआनिया कंट्री है जो पहले ना रशिया का एक पार्ट है। रशिया और ये कह सकते हैं यूरोप के बीच में से, पास में से एक जगह है लिथुआनिया, एक जगह है जो रशिया और यूरोप के बीच पड़ता है। अभी आजकल यूरोप में आता है, जर्मनी और लिथुआनिया और ये सब जगह है। तो मैं लिथुआनिया से हूँ, स्टेमन ऑफ लिथुआनिया एट ड्यूटर्स, मतलब ये डच है, ये कहती है कि मैं डच हूं, ठीक है ना। डच जो आपको हॉलैंड, हॉलैंड जो होता है वहां से, लिथुआनिया से, मतलब एक तरह से जर्मन है, ये जर्मन है, ये कह सकते हैं आप। रशियन नहीं है, शी इज जर्मन। ये जर्मन लाइन है दोस्तों, जर्मन वर्ड्स है, और इसका मतलब है आई एम नॉट अ रशियन एट ऑल, आई एम फ्रॉम लिथुआनिया, आई एम अ रियल जर्मन, मैं रियल जर्मन हूं, ठीक है ना। तो ये बात, इन दोनों की पार्क में बैठे बातचीत हो रही है, दोनों कॉफी पी रहे हैं, 1 घंटे बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बात चलती है, एंड वैन वी वर चिल्ड्रन। अब वो मैरी बता रहे, या जो मैरी है, मैरी लैरिस, मैरी लैरिस इसका नाम है ये। और अब ये एक कहानी बता रही है अपने कजन के बारे में, मैरी लैरिस एंड हर कजन। ये बताती है कि मैरी लैरिस बताती है कि मैं और मेरा कजन है, उसका कोई कजन का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, वो दोनों जब हम बच्चे थे, वी वर चिल्ड्रन। अब वो बैठे बैठे ना कॉफी पी रहे, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। तो मैरी बताती है कि हम जब बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स, ये खुद भी काउंटेस थी, जर्मन काउंटेस है, बड़े घर की लड़की है, उसका जो कजन है ये उसके घर पे गई हुई है, या ये इनका दोनों घर एक ही है, और ये आर्क ड्यूक में रहते हैं, मतलब ड्यूक बड़ा राजा, बड़ा मतलब आर्क ड्यूक के घर में रहते हैं। वहां आप दोनों बहन भाई, कजन कजन है देखो आप, लेकिन इनके बीच में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है। उस चीज को यहां मेरी बताती है टायरिसियस को, कि हम दोनों आर्क ड्यूक में रहते थे। माय कजन, देखो आ गया कजन का जिक्र, ही टुक मी आउट ऑन स्लैड, स्लैड मतलब स्लेज, वो मुझे स्लेज पर घुमाने ले गया। स्लेज क्या होता है दोस्तों? स्लेज मीन्स एक कार्ट होती है जिसको डॉग खींच के ले जाते हैं बर्फ के ऊपर, स्नो के ऊपर। तो स्नो कार्ट होती है विच इज ड्राइवन बाय डॉग्स, डॉग उसको खींच कर लेके जाते हैं। तो वो ये जो बर्फ जो इलाके होते हैं, सर्दियां पड़ती हैं, बर्फ गिरती है, तो वहां ऐसा ये लोग करते हैं। जो डॉग है वो एक गाड़ी से, मतलब अब कहते हैं डॉग वाली कार्ट होती है, वो खींच के ले जाते हैं उसको। तो वो मुझे लेके गया, ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेज, उस घर से मुझे बाहर स्लेज से वो लेकर गया घुमाने के लिए, पहाड़ों में, जंगलों में। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि बर्फ थी और उस बर्फ पे ऐसे स्लॉप व्लॉप होते हैं और स्लेज बहुत तेज चलती है, तो गिरने का डर रहता है, तो मुझे डर लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैरी कह रही कि मैं डर गई। तो ही सेड, उसने कहा, ही मीन्स हर कजन, उसके कजन ने कहा, मैरी, देखो नाम आ गया ना। आप सोच रहे होंगे सर ये मैरी नाम कहां से ले आई, देखो नाम है इसके अंदर, मैरी। मैरी होल्ड ऑन टाइट, मुझे टाइट पकड़ लो, डरो मत, टाइट पकड़ लो मुझे। एंड डाउन वी वेंट, अब हम चलेंगे नीचे। आप देखना, याद करना वो सीन, कोई मूवीज वगैरह देखी हो आप लोगों ने, वो स्लेज जाती है और डॉग खींच रहे हैं उसको, लड़का आगे बैठा हुआ, लड़की पीछे बैठी हुई है, और वो लड़की को बोलता है कि मैरी मैरी डरो मत, होल्ड ऑन टाइट, टाइट पकड़ लो मुझे। एक लड़का लड़की से कह रहा है मुझे टाइट पकड़ लो। एंड डाउन वी वेंट, और फिर हम चलेंगे नीचे स्लेज के साथ, हम फिर नीचे चलेंगे। इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स में घूमेंगे, मजे करेंगे। देयर यू फील फ्री, वहां तुम आजाद फील करोगी, तुम वहां पर फ्री फील करोगी, कोई नहीं होगा। फ्री, फ्री फ्रॉम पेरेंट्स, फ्री फ्रॉम पेरेंट्स,
free from any foundation, any control. You will be free, you will feel free, and then we can enjoy the nature, the mountains, and you can do whatever you want because you needn't worry about your parents. We were there alone. हम अब बिल्कुल अकेले रहेंगे, फुल मस्ती करेंगे. चलो मैरी चलते हैं. Hold me tight. We went down and down and down, and we will enjoy there. We will feel free there. ठीक है ना? तो ऐसी बात वो बोलता है. और कहीं ना कहीं it shows the degradation of the society, the degradation of the humanity. कि जो cousins हैं, they are also having this kind of relationship. They want to feel free from their parents, and they want to do whatever they want. This kind of generation has become in the 20th century, 21st century, in new era, in the era of Eliot, 20th century. मॉडर्निज्म में ये सब कुछ हो रहा है. जस्ट फील इट. हम लोग कितना डिग्रेड हो रहा है हमारा, ये वो समझाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है ना? उसके बाद देखिए आप, आई रीड. अब ये आई वापस आप ये कह सकते हैं कि टायरिसियस की बात हो रही है. टायरिसियस. आई रीड मच ऑफ द नाइट. मैं रात को मैंने बहुत पढ़ा. और ये हो सकता है मैरी भी कह रही हो, बट आप देखना टायरिसियस का मैं लेके चल रहा हूं यहां पे कि मैंने पढ़ा मच ऑफ द नाइट. मैंने रात को बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत देखा है. एंड गो साउथ इन विंटर. जब सर्दियां पड़ती है ना तो मैं विंटर में चला जाता हूँ, क्योंकि किताबों में लिखा है कि साउथ में सर्दियां कम पड़ती है, वहां गर्मी रहती है, तो मैं साउथ में चला जाता हूं. What are the roots of that clutch? The roots of the tree of culture. The roots of the tree of culture. यहां रूट्स किसकी हैं? कल्चर के पेड़ की. ये इसमें इस एज में वेस्टलैंड है. वेस्टलैंड में कुछ भी नहीं उग रहा, लेकिन जो कल्चर का पेड़ है ना, संस्कृति हमारी खत्म नहीं हो सकती, भले हम कितना भी कोशिश कर लें, बट ये अपने आप को खत्म नहीं होने देगी. और इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो कि वी शुड सेव आवर कल्चर. वी शुड सेव आवर कल्चर. हमें हमारे कल्चर को ना बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. तो व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच? वो रूट्स क्या है जो पकड़ के रखी हैं, खत्म नहीं हो रही, जड़ें जमा रखी हैं उन्होंने. वो कल्चर का पेड़ है जो खत्म नहीं हो रहा. व्हाट ब्रांचेस ग्रो? ये कैसा पेड़ है जिसकी ब्रांचेस अभी भी ग्रो हो रही हैं, अभी भी इसकी ब्रांचेस, इसकी ट्विक्स, टहनियां, ब्रांचेस उग रही हैं, बाउज उग रही हैं. आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश. इस स्टोनी रबिश में, मतलब जमीन स्टोनी है, पथरीली है, जमीन स्टोनी है, रबिश है. रबिश मतलब यहाँ फुल जो है वो कचरा है, गंदगी है, वेस्टलैंड है. स्टोनी रबिश, वेस्टलैंड, फुल वेस्टलैंड हो रहा है. आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, ये जो स्टोनी रबिश है, ये जो कचरा है, इसमें ये पेड़ कौन सा उग रहा है? किसकी जड़ें जम रही हैं? ये किसकी ब्रांचेज हैं जो उग रही हैं? सन ऑफ मैन पूछ रहे. आए सन ऑफ मैन. सन ऑफ मैन किसके लिए जो है यहाँ पे? टायरिसियस के. अगेन टायरिसियस. ये टायरिसियस के लिए जो है सन ऑफ मैन. आपसे पूछेगा कि द वर्ड सन ऑफ मैन हैज बीन रेफर्ड टू टायरिसियस. सन ऑफ मैन, यू कैन नॉट से, तुम बता नहीं सकते, तुम गैस नहीं कर सकते. फॉर यू नो ओनली, क्योंकि तुम ये जानते नहीं. तुम केवल क्या जानते हो? क्या जानते हो? देखिए, ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस. तुमने तो केवल क्या देखा है? ब्रोकन इमेजेस देखी. तुमने तो सिविलाइजेशन की, सभ्यता की केवल ब्रोकन इमेजेस देखी हैं. तुमने तो सभ्यता को खत्म होते देखा है, सिविलाइजेशन को
डिस्ट्रॉय, डैमेज होते हुए देखा है। तुमने वो अच्छा टाइम कहां देखा होगा टायरिसियस? You see only a heap of broken images where the sun beats, जहां सूरज की रोशनी पड़ती थी या पड़ती है। And the dead tree gives no shelter, और जो डेड ट्री है, डेड ट्री ऑफ कल्चर, ये कल्चर का पेड़ जिंदा तो है, इसकी ब्रांचेस उग तो रही हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो अभी भी क्लच कर रही हैं, जड़ें जमा रखी हैं, बट इस पेड़ से कोई छाया नहीं मिल रही। द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर। ये जो कल्चर है, जो रिलीजन है, ये हमें कोई भी प्रीचिंग, कोई भी टीचिंग, कोई भी सरमन, कोई भी उपदेश नहीं दे रहा। आज के जो मॉडर्न एज के जो लोग हैं, मैकेनिकल मैन ऑफ मॉडर्न एज, मैकेनिकल मैन ऑफ मॉडर्न एज, एम एलिट्रेशन यूज किया है। जो मैकेनिकल मैन ऑफ मॉडर्न एज हैं, ये इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे डोंट केयर एट ऑल अबाउट द sermons of that tree, the tree of culture. They don't want to learn any lesson. They have become irreligious. They have become corrupt. They have become money minded. So they are not paying any attention towards this kind of teachings. No shelter. The dead tree. ये अब dead tree हो गया हमारे लिए। The cricket no relief. और जो क्रिकेट है, बारिश में जो क्रिकेट, जो ये कीट पतंगे जो आ जाते हैं, जो बीटल्स होते हैं, क्रिकेट बीटल्स, कीट पतंगे, नो रिलीफ। इनका ये जो म्यूजिक निकालते हैं, उस म्यूजिक से, इनकी साउंड से, इनकी वॉइस से भी आपको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। उस डेड ट्री से कोई शेल्टर, कोई लेसन्स मिलने वाला नहीं है, बिकॉज ये दुनिया खराब हो चुकी है, ये भगवान को, धर्म को नहीं मानती है। एंड द ड्राई स्टोन, नो साउंड ऑफ वाटर। और जो ड्राई स्टोन पड़े हुए हैं इस वेस्टलैंड पर, जो पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों से कोई भी वाटर निकलने वाला नहीं। अब जमीन खोद के देख लो, ये वेस्टलैंड है, ये बंजर है, ये बैरन हो चुकी है, या ड्राउट है, अकाल है, सूखा है, फैमिन है। देयर इज नो होप ऑफ वाटर, there will be no spring, no river, no water, only wasteland, only drought, famine, desert, barrenness. All these things we can find here only, nothing else. The dry stone, no sound of water, only there is shadow under the red rock. अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो आपको अंडर द रेड रॉक जाना होगा। रेड रॉक मतलब चर्च, जो लाल पत्थरों से बनता है। अगर आपको कुछ वाटर चाहिए, कुछ म्यूजिक चाहिए, कुछ आपको शेल्टर चाहिए, तो ये शेल्टर, ये रिलीफ, ये शेल्टर, ये रिलीफ, ये वाटर इस वेस्टलैंड में, इस बर्बादी दुनिया में, अगर कहीं आपको शांति मिलेगी, कहीं रिलीफ मिलेगा, कहीं शेल्टर मिलेगी, तो केवल प्रभु के चरणों में मिलेगी। इन द लैप ऑफ गॉड, प्रभु की गोद में मिलेगी। आपको जाना पड़ेगा शैडो अंडर दिस रेड रॉक। रेड रॉक मीन्स चर्च के अंदर जाना पड़ेगा। आपको वापस धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा। ऑन द वे ऑफ रिलीजन, टू द पाथ ऑफ रिलीजन यू हैव टू ट्रॉड, वहां चलना पड़ेगा आपको। कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, इस रेड रॉक, इस चर्च की शरण में आ जाइए। देखो, तभी तो कहा था, मैंने जब पढ़ाया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, जब पिछले क्लास में नोट्स बताए थे इसके बारे में, उसमें बात की थी हम लोगों ने। हमारे पिछला लगभग 1-1.5 घंटे का जो वीडियो है पिछला, वो इसी के ऊपर है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो टी.एस. एलियट है ना, वो इस पोएम के थ्रू ना आपको रिलीजन के रास्ते पे ले जाना चाहता है। तो एक्चुअली दिस इज अ प्रे फॉर क्रिश्चियनिटी, ये उसके लिए बात कर रहा है, रिलीजन के रास्ते पे आपको ले जाने की बात कर। साफ साफ कह रहा है कि अगर आपको वाटर चाहिए, रिलीफ चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो भैया आपको इस रेड रॉक के शैडो में तो आना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, आपको श्री प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा, आपको जीसस क्राइस्ट के उस चर्च में जाना पड़ेगा, आपको अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा आपको, ये कहना चाह रहा है।
तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी, शेल्टर मिलेगा। आगे देखिए, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइकिंग बिहाइंड यू। और वो बताता है कि देखो, हमारी जिंदगी जब शुरू होती है मॉर्निंग, एट मॉर्निंग मतलब जब लाइफ की शुरुआत होती है, तो जो हमारी शेडो होती है ना, स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, वो आपके पीछे चलती है। आप जब जवानी में होते हैं, यूथ आपका जब होता है, तो पूरा जमाना आपके पीछे होता है, आपकी जिंदगी आपके पीछे होती है। आप ऐसे स्ट्राइकिंग बिहाइंड यू, वो आपके पीछे चलती है, आपकी जो शेडो है। एंड योर शेडो एट इवनिंग, लेकिन जब इवनिंग टाइम आता है, जब आपका सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, आपकी लाइफ जब कह सकते हैं एंड की ओर जा रही होती है, खत्म हो रही होती है, जब आप डेथ की ओर जा रहे होते हैं, जब ओल्डनेस की तरफ आप होते हैं, उस एज में राइजिंग टू मीट यू, वो मौत आपसे मिलने की ओर आती है। अभी तो आप पैसे में लगे हुए हैं क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, आपके पीछे पैसा, शोहरत, लस्ट, सेक्स भाग रहा है। जब मरने वाले हो गए ना, मौत आपके सामने आएगी, सामने से आएगी, पीछे नहीं, सामने से आपको मौत बुला रही होगी। इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, आई विल शो यू फियर, और उस मौत से आपको डर लगेगा। इन अ हैंड फुल ऑफ डस्ट, कि पता चलेगा कि आप हैंड फुल ऑफ डस्ट हो, मुट्ठी भर रेत हो केवल। एक दिन रेत में मिल जाना है आपको, जैसे हमारे हिंदू धर्म बोलते हैं राख में मिल जाना है, ऐसे ये लोग क्राइस्ट लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स हैं, कि भैया हम तो ना हैंडफुल ऑफ डस्ट हैं, हैंडफुल ऑफ डस्ट हैं। ये ना एक तरह से मोर्टल लोगों के लिए यूज होता है, जो मरने वाले हैं, ह्यूमन बीइंग्स। हैंडफुल ऑफ डस्ट मतलब ह्यूमन बीइंग्स। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब मॉर्टल हैं, जो इस दुनिया में आए हैं, उनका एक दिन इवनिंग आएगा, मॉर्निंग से इवनिंग होगी, आपको जन्म से आप डेथ की तरफ जाएंगे, फ्रॉम लाइफ टू डेथ, और तब आप मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब आप वहां ऊपर जाएंगे ना, तो आपको हेल में, आपको लिम्बो में, इन्फर्नो आग का सामना करना पड़ेगा। पैराडाइज आपको नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म कर लो, कम इन द शैडो ऑफ रेड रॉक, जीसस क्राइस्ट के पास जाओ, चर्च के पास जाओ, उसकी शिक्षा को सीखो। हम सब हैंडफुल ऑफ डस्ट है, और ये मौत का डर हमें हमेशा सताता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस डर से छुटकारा मिले, तो जो कह रहा है वो कीजिए। और फिर देखो, ये वापस जर्मन वर्ड्स है, जर्मन वर्ड है, और लाइन्स है, फ्रिस्क, वेडर, विंडर, हेमजू, मेन, आयरिश काइंड, वो वेलस दो। ये कहता है कि फ्रेश विंड आ रही है, हेमजू, होमलैंड, हेमत मतलब होमलैंड, घर की तरफ, फ्रेश विंड, एयर, फ्रेश एयर आ रही है। मे आयरिश काइंड, माई आयरिश चाइल्ड, माई आयरिश चाइल्ड, वो वेलस डू, वेयर यू लिंगर ऑन, तुम कहां हो। तो ये जो आप 4 लाइन देख रहे हैं ना, ये टीएस इलियट ने एक रेफरेंस लिया है दोस्तों। और वो रेफरेंस जो है ना इसका, ये कहां से लिया उसने, ये रिचार्ड वैगनर का जर्मन ओपेरा है। क्या है दोस्तों, ये रिचार्ड वैगनर का एक जर्मन ओपेरा है, जिसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक लवर है और एक उसकी बिलव्ड है। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। लवर का नाम है ट्रिस्टन, जो एक सेलर है, एक नाविक है, और उसकी प्रेमिका, उसकी बिलव्ड है इसोल्ड। उसकी प्रेमिका कौन है, इसोल्ड। ट्रिस्टन और इसोल्ड, ये दोनों के बारे में कहानी बता रहा है। ये टीएस इलियट ने रिचार्ड वैगनर के जर्मन ओपेरा से ली है, जिसमें वो कहता है कि द विंड ब्लोस फ्रेश फ्रॉम द होमलैंड, माई आयरिश चाइल्ड वेयर आर लिंगरिंग। तो यहाँ पर जो बिलव्ड है, वो अपने लवर से कहती है कि तुम कहाँ हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बातचीत चल रही है, और ये एक जर्मन ओपेरा है जो लिखा गया है, और उसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं, ट्रिस्टन और इसोल्ड, उनकी बातचीत चल रही है।
इनका जो एक्सप्लेनेशन है पूरा मैं आपको अलग से दे दूंगा, अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ बात में आ गई, ये जर्मन वर्ड्स हैं। और इसके बाद बात फिर आगे बढ़ती है। एक लड़की बता रही है अपने प्रेमी को, फिर दूसरी देखो वो बात फिर खत्म हो गई, एक नया शिफ्ट हो गया, नया चेंज, बार बार चेंज हो रहा है, कहानी चलते चलते बदल जाती, बट कोई नहीं, हमें तो समझना है चीजों को। तो यहाँ एक लड़की है, वो अपने बिलव्ड को कह रही है, अपने लवर को कह रही है, यू गैव मी हिसेंथ फर्स्ट अ ईयर। हिसेंथ एक फ्लावर है, आप ये कह सकते हैं वाटर लिली की तरह, जो एक लवर अपने बिलव्ड को देता है। ये ना हिसेंथ फ्लावर देने का मतलब है कि दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी इंटीमेट, एंड ना ये कहीं ना कहीं इस फ्लावर से देने का मतलब है कि उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी जल्दी बन सकता है या बन चुका होगा। तो तुमने मुझे एक हिसेंथ फ्लावर दिया था ए ईयर अगो, एक साल पहले, तुम भूल गए उस चीज को। तुमने एक साल पहले मुझे फ्लावर दिए थे, मतलब तुमने फ्लावर दिए होंगे, तुमने सेक्स किया होगा, और ये चीज सबको पता चल गई और मैं बदनाम हो गई, ऐसा होता है। दे कॉल्ड मी द हिसेंथ गर्ल, इसीलिए वो मुझे क्या बोलते हैं, हिसेंथ गर्ल बोलते हैं। हिसेंथ गर्ल मतलब जिसको हिसेंथ फ्लावर मिले हो और जो शायद करप्ट हो चुकी है, तो मुझे अब लोग ना हिसेंथ गर्ल कहते हैं, मुझे वो ये कह सकते हैं करप्ट गर्ल कहते हैं, मुझे करप्ट गर्ल कहते हैं। Yet when we came back, जब हम वापस आए थे लेट रात को, फ्रॉम द हिसेंथ गार्डन, हिसेंथ गार्डन है ये लंदन का जैसे जो हाइड पार्क है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। हाइड पार्क एक गार्डन है लंदन शहर में, पार्क है हाइड पार्क, जिसको हिसेंथ गार्डन यहाँ कह रहा है टी.एस. इलियट। वो कह रहा है कि ये जो हिसेंथ गार्डन है ना, जो कि फेमस है रोमांटिक लव के लिए, जो फेमस है फिजिकल लव के लिए, लोग वहां जाते हैं। जैसे जयपुर में सेंट्रल पार्क है, स्मृति वन है, ऐसे ना हर शहर में गार्डन होता है जहाँ लवर्स जाके सुकून से बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और कुछ मन किया तो थोड़ा सा इंटीमेट हो गए, थोड़ा सा और क्लोज आ गए। तो इस तरह का ये पार्क है हाइड पार्क, जो हिसेंथ गार्डन यहाँ पे दिया गया है। कि हम जब हाइड पार्क से रात को लेट आए वापस घर पे, तो लोगों ने मुझे हिसेंथ गर्ल कहना शुरू कर दिया, मीन्स मेरा नाम खराब हो गया, आई हैव गॉट अ बैड नेम हिसेंथ गर्ल, अब मैं बदनाम हो गई हूँ हिसेंथ गर्ल के नाम से, एक करप्ट गर्ल के नाम से। तो ये वाली बात यहाँ कही जा रही है। ये जो हिसेंथ जो फ्लावर है, ये मैं कह रहा था कि सिंबल ऑफ सेंसुअल एंड सेक्सुअल लव है, ये फ्लावर दिया जाता है। और ये जो गार्डन है हाइड पार्क, ये रोमांटिक और फिजिकल लव के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए आप दोस्तों, योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर वेट, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फील्ड, I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence, odd under near das near. वो लड़की बता रही है कि जब हम गार्डन में थे, और यहाँ कहीं ना कहीं देखो मैरी वाली बात भी आ सकती है, टेरिसियस और मैरी की बात भी चल रही थी, आपको ध्यान हो तो। वो मैरी तो जर्मन है। अब वो बता रही है कि हम जब गार्डन में बैठे थे, आपको ध्यान, बारिश हो गई थी झील के पास में, और फिर वो पार्क में भी गए थे, तो ये वो वाला रेफरेंस वापस आ सकता है। योर आर्म्स फुल, तुम्हारी आर्म्स जो थी वो फुल थी, बाहें। योर हेयर वेट, तुम्हारे बाल गीले थे। आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं पाई। माई आईज फेल्ड, आई वॉज नाइदर लिविंग नॉट डेड, मैं न जिंदा थी न मरी थी, मतलब मेरी हालत खराब हो गई, मुझे लोग बदनाम कर दिए। एंड आई न्यू नथिंग, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या करूं। लुकिंग इनटू द हार्ट ऑफ लाइट, मैं एक टक रोशनी की तरफ देखने लगी। द साइलेंस, वहां सन्नाटा था। और फिर देखो ये वापस वही लाइन आ गई, ये फिर वही जर्मन वर्ड्स हैं जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, इसोल्ड और ट्रिस्टन की जो बात कर रहे थे हम लोग, जर्मन ओपेरा में जो लाइन थी, ये वही जर्मन लैंग्वेज में है। जर्मन लैंग्वेज में ऑड अनक्लियर डास मियर, इट मीन्स एम्प्टी एंड डिसोलेट इज द सी। जो समुद्र है वो खाली है, डिसोलेट है, खाली है, एम्प्टी है। ये कब कहते हैं, ये पुराना रेफरेंस आ गया। देखो आप इस जर्मन ओपेरा में जो कैरेक्टर है इसोल्ड और क्या कहते हैं इसको, ट्रिस्टन, तो जो ट्रिस्टन है वो
अपनी बिलव्ड का वेट कर रहा है। क्रिस्टन जो है वो सोल्ड का वेट कर रहा है कि वो आएगी, शिप से आएगी। वो एक ही इज लेइंग नियर द बैंक ऑफ द सी के समुद्र के किनारे वो लेटा हुआ है। एंड इज वेटिंग फॉर हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड के लिए वेट कर रहा है। बट शी कैन नॉट कम, वो कहता है कि मैं बोल नहीं सकता, देख सकता क्योंकि तुम आओगी नहीं। वो कहता है कि तुम नहीं आओगे क्योंकि समुद्र तो क्या है, खाली है। जब समुद्र खाली है तो जहाज कैसे आएगा, तुम कैसे आओ? तो वो अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाएगा। तो ये उस कहानी की जो ट्रिस्टन इसोल्ट की जो कहानी है, ये वहां से लाइन ली गई है, ठीक है ना। तो ये जर्मन वर्ड है, तो 3 बार जर्मन वर्ड्स आ चुके हैं। इसमें 6 लैंग्वेजेस यूज किए, बताया था आपको मैंने। 6 लैंग्वेजेस हैं, 35 बुक्स के रेफरेंसेस हैं। तो कई रेफरेंस, देखो 2-3 रेफरेंस तब तक आ ही चुके हैं अपने। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अब एक स्टोरी शुरू होती है। नया कैरेक्टर आ गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अब एक नया कैरेक्टर आ गया, मैडम सोसोस्ट्रिस। मैडम सोसोस्ट्रिस ये फ्रेंच है, शी इज अ फ्रेंच लेडी। ये फ्रेंच लेडी है और ये एक फेक फॉल्स फॉर्चून टेलर है। फोरकास्टिंग कर, देखो ना, फ्रेंच में एफ, फेक में एफ, फॉल्स में एफ, फॉर्चून टेलर में। देख रहे हैं, आपका टीचर भी आज एक पोएट के मूड में हो रहा है, इस तरह के वर्ड्स आपके लिए यूज कर रहा है। जबरदस्त तैयारी के साथ है आपका टीचर, एंड डेफिनेटली यू विल बी इंजॉइंग इट, डेफिनेटली, एंड यू मस्ट एंजॉय इट गाइस। मैडम सोसोस्ट्रिस एक फ्रेंच लेडी है जो फेक है, फॉल्स है, फॉर्चून टेलर है, जो लोगों के फॉर्चून को बताती है। एक्चुअली ये ना देखो ना, फेमस क्लेयरवोयंते। क्लेयरवोयंते क्या होता है? फॉर्चून टेलर। ये बहुत ही फेमस फॉर्चून टेलर है, मतलब ये फॉर्चून बताती है, लोगों का भविष्य बताती है विद द हेल्प ऑफ टैरेट कार्ड्स। ये टैरेट कार्ड्स रखती है, कुछ कार्ड्स होते हैं। वैसे अगर आप ओरिजिनली देखें तो टैरेट कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं। देयर आर 78 कार्ड्स। जो ये फॉर्चून टेलर होते हैं, जो टैरेट कार्ड से फॉर्चून बताते हैं, ये लोगों के सामने उस ताश की गड्डी को, उस कार्ड्स को दिखाते हैं। आपको उसमें से ना एक कार्ड को निकालना होता है। उस कार्ड को आप निकालेंगे और उस कार्ड के अंदर कुछ ऐसे कुछ ना पिक्चर बने होंगे, कुछ तस्वीर बने होंगी, कुछ लिखा होगा, उससे आपके फ्यूचर को बता दिया जाएगा। इस तरह काम इसमें किया जाता है। यहाँ जो मैडम सोसोस्ट्रिस हैं, जो फॉर्चून लेडी है, फॉर्चून टेलर है, ये अपने को इस पोएम के हिसाब से 6 कार्ड्स दिखाती है। और 6 कार्ड पे कौन कौन से कार्ड दिखाती है, वो क्या क्या बताते हैं, इसको भी हमें याद करना पड़ेगा। और मैंने इसके लिए अलग से नोट्स बना दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। तो ये मैडम सोसोस्ट्रिस है, ये ना एक काम और करती है। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं है कि ये फेक है, फॉल्स है, प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पर भी है। यू कैन कॉल हर अ प्रोस्टिट्यूट। और ये प्रोस्टिट्यूट के साथ साथ में जो कुछ और जो लड़कियां होती हैं, उनको भी उस धंधे में धकेलती है। इस टाइप की है मैडम सोसोस्ट्रिस, एक अच्छी लेडी नहीं है। और इंग्लैंड में उस जिस जमाने की बात चल रही है, उस जमाने में ना फॉर्चून टेलिंग और ये जो सुपरस्टिशंस हैं, इनके ऊपर रोक भी लगाई गई थी ऐसे लोगों की वजह से। तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र इसके अंदर अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो देखो, मैडम सोसोस्ट्रिस एक फेमस क्लेयरवोयंटे है, एक फेमस फॉर्चून टेलर है। हैड अ बैड कॉल, उसको एक जबरदस्त सर्दी हो रखी है। नेवरदलेस, फिर भी इज नॉन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। ये देखो आयरनी है। वो जो मैडम सोसोस्ट्रिस है वो फेक है, फॉल्स है, झूठी है, प्रोस्टिट्यूट है, गंदी है, फिर भी उसको यूरोप में लोग वाइजेस्ट वुमेन का खिताब देते हैं कि वो यूरोप की सबसे बुद्धिमान औरत है। देखो क्या विडंबना है,
क्या आयरनी है, देख रहे हैं आप लोग, क्या गजब की आयरनी है। इज नॉन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, उसको यूरोप की सबसे बुद्धिमान औरतों में से गिना जाता है। विद अ विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स, इसके पास कुछ विग्ड, दुष्ट, बेकार पैक ऑफ कार्ड्स हैं, जिनको आप टैरेट कार्ड्स बोलते हैं। 78 कार्ड्स होते थे ओरिजिनली में, वो अपने साथ रखती है और वो बोलती है हियर शी सेड सी, ये देखो तुम्हारा कार्ड, लो इसमें से कार्ड चुनो आप, ऐसे बोलती थी। फिर इज योर कार्ड, ये देखो तुम्हारा कार्ड, और पहला कार्ड 6 कार्ड्स बताएगी अपने को, ये इस पोयम के हिसाब से 6 कार्ड बताएगी। पहला कार्ड जो आता है वो ड्राउन फनीसियन सेलर का जिक्र होता है। एक फनीसियन सेलर है जो डूब रहा है, फनीसियन सेलर, इसका जिक्र इस पोयम में बाद में भी आएगा। और मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ एक रेफरेंस है, यहाँ पर शेक्सपियर का एक ड्रामा है द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का ड्रामा है द टेम्पेस्ट, उसमें कैरेक्टर होता है फनीशियन सेलर। वो क्या होता है, अपना शिप से वॉयज कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, और अचानक में उसका जहाज डूब जाता है टेम्पेस्ट की वजह से। टेम्पेस्ट का होता है तूफान, एक बड़ा टेम्पेस्ट आता है, एक तूफान आता है, उसका जहाज डूब जाता है और वो मर जाता है। और मरने पर उसकी जो आईज होती है ना, वो पर्ल की तरह चमकने लगती है, व्हाइट कलर की। ऐसा कुछ रेफरेंस द टेम्पेस्ट में है जो शेक्सपियर ने लिखा है। तो शेक्सपियर के इस ड्रामा का, प्ले का, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पर जिक्र है, ठीक है ना। तो जो शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है, उसके अंदर जो हीरो होता है उसकी आईज जो है ना, वेरी शाइनिंग एज पर्ल्स, वो पर्ल्स की तरह जो होती हैं वो चमकती हैं। वो समुद्र में डूब जाता है फनीशियन जो सेलर होता है। उसके बाद देखिए, दोज आर पर्ल्स, आगे देखो, पर्ल्स दैट वर हिज आईज, वो जो मोती जैसा चमकता दिखा रहा है वो उसकी आंखें हैं फनीशियन सेलर की। लो ध्यान से देखो, ये पहला जिक्र हो गया। दूसरा जिक्र है बेलाडोना। बेलाडोना एक फ्लावर भी होता है, और यहां पर इस बेलाडोना का मतलब है करप्ट लेडी, एक करप्ट गर्ल, ब्यूटीफुल, सुंदर, एक करप्ट गर्ल बेलाडोना, जो बाहर से आपको सिंसियर दिखाई देगी, लेकिन अंदर ना उसके मन में कहीं ना कहीं सेक्स है, लस्ट है, डिजायर्स है, ठीक है ना। ऐसी लेडी है बेलाडोना, उस फोटो में आपको दिखाई देगी। द लेडी ऑफ द रॉक्स, जिसको यहाँ पर थोड़ा मजाक के रूप में, पैरोडी के रूप में लेडी ऑफ रॉक्स कहा गया, तो कहीं ना कहीं मजाक बनाने की बात की गई है। हियर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशन, जो वैसे तो मदर मैरी के लिए इनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो मजाक के अंदर बेलाडोना के लिए यूज किया जा रहा है, लेडी ऑफ रॉक्स और लेडी ऑफ सिचुएशन, ठीक है ना। तो वर्जिन मैरी के लिए यूज करते हैं वैसे वर्ड दोनों, नहीं वर्जिन मैरी के लिए, बट यहाँ पर ये इस बेलाडोना के लिए यूज किया गया एक मजाक के रूप में, पैरोडी कह सकते हैं आप, एक मजाक के रूप में, ठीक है ना। मैरी के लिए ये यूज किया गया, और यहाँ पर ये बेलाडोना कहा गया लेडी ऑफ द रॉक्स, लेडी ऑफ सिचुएशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेडी ऑफ रॉक्स और लेडी ऑफ सिचुएशन किस पोएम में किसको कहा गया है? बेलाडोना को। बेलाडोना वैसे एक फ्लावर भी होता है, और यहाँ पर एक वो करप्ट लेडी के लिए, करप्ट वुमन के लिए आप कह सकते हैं यूज हो रहा है। तो ये दूसरा कार्ड हो गया, 2 कार्ड हो गए, पहला ड्राउन फनीशियन सेलर, दूसरा हो गया बेलाडोना। आगे पढ़ते हैं, देखो हियर तीसरा कार्ड आ गया। देखो ये कार्ड रहा द मैन विथ 3 स्टार्स। स्टार्स मतलब स्टाफ, ये स्टिक्स। एक आदमी है जिसके हाथ में 3 डंडे हैं। देखो जो टैरेट कार्ड्स का जो फैशन है ना, ये एक्चुअली इजिप्ट, मिस्र में था, तो वहां से कॉपी किया गया। वहां पे एक्चुअली में 78 कार्ड्स होते थे, लेकिन यहाँ वो 6 कार्ड्स अपने को दिखा रही है। उन वो जो बेलाडोना का जिक्र किया उसने, जो फनीशियन सेलर का जिक्र किया यहाँ पे टी.एस. एलियट ने, वो एक्चुअली 78 कार्ड्स में नहीं है ओरिजिनली, लेकिन ये तीसरा वाला जो है ना, ये है द मैन विथ 3 स्टार्स। तो कहीं ना कहीं ये जो मैन है जिसके हाथ में 3 डंडे हैं, ये अगर आप थोड़ा मिथोलॉजी में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो टायरिसियस है, टायरिसिस का भी सोर्स है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो सफकलीज
के इडिपस से है, कुछ कहते हैं कि वो होमर के ओडेसी से है, कुछ कहते हैं कि वो ओविड की ट्रांसफॉर्मेशन वाले उससे है, उस वाले से है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोर्स है टायरिसिस का, और टायरिसिस का एक भाई है फिशर किंग। टायरिसिस का एक ब्रदर है फिशर किंग, जो इडिपस का ही बेटा है, और ये टायरिसिस भी उसी मतलब उसी से मिथ से जुड़े हुए हैं, मिथोलॉजी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उसकी बात हो रही है, फिशर किंग की बात हो रही है। ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा, चिंता मत करो, ये अलग से भी मैंने आपके लिए लिख दी है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं केवल मेंशन कर रहा हूं बस। द मैन विथ 3 स्टार्स, इसकी 3 स्टिक्स हैं, तो ये तीसरा हो गया 3। फोर्थ अगर हम बात करें, हियर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर चौथा कार्ड जो आता है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आता है, ठीक है ना। एंड हियर फिफ्थ कार्ड आ गया, ये आ गया फिफ्थ, वन आइड मर्चेंट, एक आंख का आदमी, जिसको मिस्टर यूजेनिट्स भी कहा है उसने, जो व्यापारी है जिसकी एक आंख बंद है एक आंख चालू है, और वो एक आंख चालू से केवल उसको पैसा दिखता है, केवल प्रॉफिट दिखता है, केवल लॉस दिखता है, उसको रिलीजन नहीं दिखता है। तो आजकल के लोग वन आइड मर्चेंट हो गए हैं, ये कहना चाह रहा है टीएस एलियट। आजकल लोग वन आइड मर्चेंट हो गए, जो केवल एक आंख से बस प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। उनको मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, क्रिश्चियनिटी, रिलीजन, इनसे कोई लेना देना नहीं। दे हैव नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है ना। दे ओनली बिलीव इन मनी, मटेरियल, फैसिलिटीज, लस्ट, लग्जरी, इन्हीं में बिलीव करते हैं। क्यों? Here is the one-eyed merchant and this card, और फिर एक 6 कार्ड आएगा, and this card, ये 6 कार्ड क्या है, which is blank, ये खाली है, which is blank is something he carries on his back। इसमें कोई एक ऐसा है जो अपनी बैक पर, पीठ पर कुछ लेके जा रहा है। वो क्या लेके जा रहा है दिख नहीं रहा, ब्लैंक है। फिर थोड़ा जिक्र भी किया, ठीक है ना, वो कुछ लेके जा रहा है जो दिख नहीं रहा। Which I am forbidden to see, मैं देख नहीं पा रहा, I do not find, मुझे दिख नहीं रहा। The hanged man, देखो हैंग्ड मैन आया है जीसस क्राइस्ट के लिए। हाँ, I do not find, मुझे नहीं दिख रहा, इस दुनिया को नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? हैंग्ड मैन, जो जीसस क्राइस्ट थे, जो कि उस क्रूसिफिकेशन को कर दिया गया था, क्रूसिफाई कर दिया गया था, वो भगवान किसी को नहीं दिख रहे। उनका जो सरमन्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो लोगों को सुनाई नहीं दे रहे। हम भूल गए हैं भगवान को। वी हैव गॉट इरिलीजियस, हम इरिलीजियस हो गए हैं, हम लोग अंधे हो गए हैं, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं, हमें भगवान नहीं दिख रहा। डरो, फियर डेथ बाय वाटर। अब यहां पर मैडम सोसोस्त्रिस कह सकते हैं, वो कह रही है कि तुम्हारी किस्मत है, 6 कार्ड हैं और तुम भगवान से डरो, तुम्हारी मौत पानी से होगी, डेथ बाय वाटर। तो डेथ बाय वाटर है ना, ये आगे आप देखेंगे 4th सेक्शन का नाम भी है, डेथ बाय वाटर। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैडम सोसोस्त्रिस एक फॉर्च्यून टेलिंग कर रही है, वो बता रही है कि तुम्हारी मौत किससे हो सकती है, डेथ बाय वाटर। वो अपने को आगाह कर रही है, वॉर्न कर रही है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल। फिर टायरिसियस कह रहा है कि मुझे ना कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड एन रिंग, जो बस घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, सुबह से शाम इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। आधुनिक जो मॉडर्न जो लोग हैं, उनकी जिंदगी ऐसी हो रखी है। थैंक यू। फिर वो मैडम सोसोस्त्रिस बोलती है, थैंक यू कौन कह रहा है? सोसोस्त्रिस। तो मैडम सोसोस्त्रिस है, वो कहती है थैंक यू। इफ यू सी डियर मिसेस इक्विटन, अगर आपको मिसेस इक्विटन दिखाई दे, ये शायद मैडम सोसोस्त्रिस की, देखो सोसोस्त्रिस बोलने में फ्रेंच वर्ड लगता है, लगना भी चाहिए, उनकी कस्टमर है मिसेस इक्विटन। आपसे पूछ सकता है मिसेस इक्विटन कौन है? कस्टमर। इसकी कस्टमर है मैडम सोसोस्त्रिस की। ये शायद उनसे अपना भाग्य जानने के लिए आती होंगी,
फॉर्च्यून टेलिंग के लिए आती होंगी। तो ये कॉमन नेम है जो इंग्लैंड वगैरह में यूज करते हैं, और ये कस्टमर है मैडम सोसोस्त्रिस की। तो वो कह रहा है कि थैंक यू, अगर आपको मिसेस इक्विटॉन मिले, टेल हर, बता देना, आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, कि जो उनकी हॉरोस्कोप है, जो उनकी भविष्यवाणी है, जो उनकी जन्म पत्री है मिसेस इक्विटॉन की, वो मैं खुद ले आऊंगी, उनको मत भेजना लेने के लिए। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। आजकल हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड में, लंदन में फॉर्च्यून टेलिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया है, उसे इलीगल बना दिया गया है। तो उसको मत भेजना, वो भी फंस जाएगी, मैं भी फंस जाऊंगी। तो मैं खुद ही उनकी हॉरोस्कोप लेकर के उनके पास चली जाऊंगी, बता देना थैंक यू। मैडम सोसोस्त्रिस की बात चल रही थी इतनी देर से। अब देखो आप, वो बात खत्म हो गई, मैडम सोसोस्त्रिस का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। फिर ये बात कर रहा है अनरियल सिटी। अनरियल सिटी यहाँ पर है लंदन। लंदन की बात होगी। लंदन शहर अब वो खूबसूरत शहर नहीं रहा, ये बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया है, स्टिंकिंग हो गया है, स्मोकिंग हो गया है, ये अब सड़ रहा है, बेकार हो रहा है, सफोकेटिंग हो गया है। लंदन, द सिटी लंदन हैज बिकम स्टिंकिंग, स्मोकिंग, suffocating, SSS, suffocating, smoking and stinking. It has become polluted, dirty, dust है यहाँ, धूल है, pollution है, vehicles हैं। यहाँ पीस नहीं मिलेगी आपको, यहाँ आपको रिलीजन नहीं मिलेगा, यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा, यहाँ शेल्टर नहीं मिलेगी। इट हैज बिकम अनरियल। जैसा कि आपको ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा हो दांते का डिवाइन कॉमेडी, उसमें वो लिम्बो की बात करता है। लिम्बो एक शहर है उसका। ऐसे ही एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है व्लादिमीर, उन्होंने भी पेरिस शहर को अनरियल सिटी कहा। तो कहीं ना कहीं वहां से इंस्पायर है इलियट का लंदन, दांते का लिम्बो और बॉडलेयर का पेरिस है। ये सब अनरियल सिटी हो गए जो फुल ऑफ डर्ट है, पोल्यूशन है, करप्शन है। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कह रहा है टी.एस. इलियट अपने शहर लंदन के बारे में। क्या कहता है दोस्तों? अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन, सर्दियों की सुबह में, डॉन में ब्राउन फॉग, हर तरफ एक काला धुआं छाया हुआ है। जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है ना, वहां फॉग ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो भारी जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्मॉग के, इनके, वो जमीन के ऊपर ऐसे रहते हैं जमे हुए। तो एक लंदन शहर के ऊपर भी एक फॉग बन गया है, ब्राउन फॉग, ठीक है ना, ब्लैक फॉग। एंड क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, और जो भीड़ है इतनी ज्यादा हो गई है, और वो लंदन ब्रिज पर भीड़ लगी पड़ी है। सो मैनी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पब्लिक है। आई आर नॉट, देखो बता रहा है वेस्टलैंड में पोल्यूशन बहुत हो गया, पॉपुलेशन बहुत हो गई, पोल्यूशन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। I had not thought that had undone so many. मुझे ऐसा लगता है कि मौत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इतने मर गए। उससे पहले 1914 से 1918 तक का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कई लोग मरे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जनता तो अभी भी उतनी है। कोरोना से अभी आपको ध्यान होगा कितने लोग मरे, बट फिर भी पब्लिक उतनी की उतनी नजर आती है, उससे ज्यादा नजर आती है। इतने लोग, मैं नहीं, छाइस आहें भरता है। टायरिसल कहता है शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एग्जैक्ट। यहां पर ये लोग आहें भर रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, इनकी अंदर से दुखी आत्मा इनकी आहें भरती है। शॉर्ट है, इनकी लाइफ शॉर्ट है, शॉर्ट लिव्ड है, इनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, बीमार है, ये डिजीज से सफर कर रहे हैं, इनफ्रीक्वेंट है, आज है कल नहीं है, इनकी जिंदगी में आराम नहीं है। वर एक्सैल्ट, ऐसी ऐसी सांसें बाहर निकाल रहे हैं, पोल्यूशन में सांसें लेना दुभर हो रहा है, पब्लिक बहुत बढ़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर देखिए आप, एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आईज बिफोर हिज फीट, और हर आदमी काम की तरफ जा रहा है, अपने ऑफिस की तरफ निकल रहा है, उसकी जो नजरें हैं, आईज, वो आईज फिक्स्ड हो गई पैरों पर, नीचे झुक के चल रहे हैं।
ऐसे नीचे झुक झुक के चल रहे हैं और आईज जिनकी है वो पैरों पे जमी पड़ी हैं, नीचे देख रही हैं। मतलब ये इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने शर्म इनके अंदर है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। दे आर नॉट डेयरिंग कि ये नजर उठा के सामने देख सके, क्योंकि रात को इन्होंने गलत गलत काम किए। तो दे 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 डेयरंट लुक अहेड अपवर्ड, देख भी नहीं सकते, हिम्मत नहीं है इनके अंदर। दूसरा भी कह सकते हैं कि बेचारे थके पड़े, परेशान है, ऑफिस जाना है, अपने नीचे झुक करके आराम से जा रहे हैं और ऐसे झुक के आ जाते हैं। जिंदगी में कोई मजे नहीं है इनके, कोई धर्म की शरण नहीं है, केवल काम में पैसे कमाने में लगे पड़े हैं। फ्लॉड ऑफ द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट। अभी अलग अलग जगह के नाम ले रहा है यहाँ पे टी एस इलियट। ये लोग कुछ लोग ऊपर हिल की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, नीचे किंग विलियम स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। किंग विलियम स्ट्रीट एक सामान्य गली का नाम है यहाँ पर। कुछ लोग पहाड़ी पर ऊपर की ओर जा रहे हैं ब्रिज से, उस ब्रिज से उतर के कुछ लोग विलियम स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, लंदन की गली का नाम है। तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं। फिर टू वेयर सेंट मैरी वुलनट कैप्ड आर्स, लेकिन टू वेयर सेंट मैरी वुलनट, ये चर्च का नाम सेंट मैरी वुलनट, नेम ऑफ चर्च, कैप्ड द आर्स। वही पास में एक वुलनट चर्च है, सेंट मैरी वुलनट का चर्च, जहाँ कैप्ड द आर्स, घंटी बज रही है। चर्च में ना एक घंटी होती है, एक बैल होती है, एक घड़ी होती है, वॉच होती है, उस पर घंटी बज रही है, टाइम बताया जा रहा है विद द डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, जो 9 बजाने का टाइम बता रही है कि आ जाओ, 9 बज गए, चर्च में आओ, पूजा करो, वर्शिप करो। किसी के पास टाइम नहीं है। पीपल ऑफ लंदन, पीपल ऑफ वेस्टलैंड, पीपल ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न एज, they don't have time to go temple, mosque और चर्च। चाहे वो संध्या की आरती हो, चाहे वो घंटियां बजें कि पूजा का टाइम हो गया, कोई नहीं जा रहा। 9 बजने का मतलब मॉडर्न मैन के लिए चर्च जाना नहीं है। 9 बजने का मतलब उसका रूटीन शुरू होने का है कि उसको अब ऑफिस में जाना है। ऑफिस में जाएगा, 9 to 9 जॉब करेगा, सुबह जाएगा, शाम को वापस आएगा। ऐसे हो गए हैं हम मॉडर्न पीपल, मनी माइंडेड हो गए हैं, मटेरियल माइंडेड हो गए हैं। हमें इस वुलनट चर्च से या भगवान से, रेड रॉक से कोई लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। वी आर ओनली कंसर्निंग, वरिंग अबाउट expanding our resources, money and luxury, that's all, nothing else. With the dead sound of the final stroke of 9, जो 9 बजा रहा है चर्च, कोई मतलब नहीं उसको। There I saw one I knew, तभी उस लंदन ब्रिज के पास टायरिस बैठे हुए हैं, लोगों को आता जाता देख रहे हैं, लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं, कैसे अपने ऑफिस में और इनमें कामों में बिजी हो रहे हैं। तभी उसे ना मैंने एक आदमी देखा, आई न्यू, जिसको मैं जानता था। स्टॉप डे, मैंने उसको रोका, अरे भैया, क्राइम, स्टेटसन, स्टेटसन कहाँ जा रहे हो, रुको रुको स्टेटसन। उसके कंधे पे हाथ रख के उसको रोका मैंने। यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट माइली, अरे तुम तो मेरे साथ माइली शिप्स पर थे जब माइली लड़ने गए थे। अब देखो माइली जो है, स्टेटसन जो है, ये टायरिसियस ने ये टायरिसियस की बात हो। टायरिसियस अपने एक दोस्त को देखता है जिसका नाम है स्टेटसन। एक्चुअली देखता नहीं, कहानी बताने की कोशिश की जा रही है। वो स्टेटसन को देखता है और उसे कहता है, अरे रुको, हम तो माइली की लड़ाई में साथ में थे। एक्चुअली माइली का एक युद्ध हुआ था बहुत पहले, 260 BC में। 260 BC में ये वाली लड़ाई हुई थी। माइली का युद्ध हुआ था पास्ट में, जो नेवल वॉर था, नेवल बैटल था, मतलब समुद्र में लड़ा गया था, तो शिप्स यूज हुए थे उसके अंदर। उस लड़ाई में माइली और स्टेटसन, मतलब स्टेटसन और टायरिसियस साथ में थे। और ऐसी लड़ाई आज भी हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो लड़ाई चाहे वो देख लो, लड़ाई चाहे आज की देख लो, सभी लड़ाइयां सेम है, कोई फर्क नहीं है उनके अंदर।
लड़ाइयां पहले भी वैसे होती थी, उसमें भी लोग मरते थे, मारते थे, आज भी लड़ाइयां वैसी हो रही है। चाहे आप यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई देख लो, और चाहे हाल ही में चाइना और जो ताइवान है उनकी लड़ाई को देख लो आप, सब जगह लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है ना, पहले भी और आज भी। तो पास्ट की और प्रेजेंट की लड़ाइयों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर उसको याद करता है, पूछता है, दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, टायरिसिस स्टेटसन से कहता है कि पिछले साल आपने अपने गार्डन में जो कॉप्स को प्लांट किया था, कॉप्स मतलब देखो, ये जो इजिप्टियंस थे वहां से ये इन्होंने कॉप्स का रेफरेंस लिया है। जो इजिप्ट के, जो मिस्र के लोग थे, वो इनके फर्टिलिटी गॉड होते हैं, ऑसिरिस। ऑसिरिस ये फर्टिलिटी गॉड है। इनका एक एफिजी, इनका एक पुतला, इनका एक पुतला बना करके उसको बीज के साथ में, ग्रेन्स के साथ में, अर्थ के नीचे, जमीन के नीचे ना उसको बैरी किया जाता है, उसको गाड़ा जाता है। एक आपने अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, मारवाड़ी में, राजस्थानी में, एक टोटका है, एक टोटका करते हो। क्या करते हैं, गॉड ऑसिरिस जो गॉड ऑफ फर्टिलिटी हैं, उनकी एक एफिजी बना करके, पुतला बना करके, बीज के साथ, जो बीज आपको फसल उगानी है, उन बीज के साथ में उस ऑसिरिस की कॉप्स को नीचे ग्रेव में बैरी कर देते हैं, नीचे जमीन में बैरी कर देते हैं, ठीक है ना। तो तुमने जो वो कॉप्स, जो ऑसिरिस की एफिजी तुमने जो लास्ट ईयर जमीन के अंदर अपने गार्डन में प्लांट की थी, जो गाड़ी थी अंदर, हैव इट बिगन टू स्प्राउट, क्या उस एफिजी के साथ जो बीज डाले थे, क्या उन बीज से स्प्राउट होना शुरू हो गया, अंकुरित होना शुरू हो गए, क्या फसल बढ़िया उग गई थी क्या? विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या इस साल उसमें से फूल निकल आएंगे, अनाज हो जाएगा क्या? ये पूछता है किससे? स्टेटसन से। स्टेटसन से कौन पूछ रहा है? ये टायरिसियस, जो साथ में माइली के वॉर में साथ में थे। फिर देखिए, और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बैड, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जो अचानक सर्दी पड़ी, सडन फ्रॉस्ट, विंटर, जो सर्दियां आई, या कह सकते हैं कि जो ये जो रिलीजन जो खत्म हो रहा है, जो करप्शन फैल रहा है, क्या इसने तुम्हारे उस धर्म को, भगवान के विश्वास को डिग तो नहीं कर दिया? ये तो वो मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। या वैसे कह सकते हो कि क्या उस सर्दी ने, विंटर ने उसके बैट्स को, उनकी क्यारियों को, बैट मतलब जिन क्यारियों में गार्डन में आपने बीज उगाए थे, उसको हम बैट भी कहते हैं ना। ये रिवर बैड होता है, नदी किनारे जो क्यारियां होती हैं, या जो खेती में जो बैड होता है, बैड मतलब क्यारी, तो उन क्यारियों में जो बीज बोए थे, क्या उनको सर्दियों ने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? कहीं कहीं सर्दियों ने डिस्टर्ब कर दिया हो? ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, तुम उस डॉग को दूर ही रखना, उस डॉग को तुम दूर रखना। डॉग मतलब वैसे तो देखो, एक डॉग होता है जो किसान लोग अपने पालते हैं, ये फेथफुल होता है। एक तो वो होता है जो फेथफुल होता है, फार्मर रखते हैं अपने कुत्ते, एक तो वो हो गया। और एक ये कह रहा है सडन फ्रॉस्ट, जैसे विंटर आ गई तो जैसे रिलीजन लेस चीज आ गई, करप्शन आ गया, ऐसे डॉग मतलब ई रिलीजन से बात है, धर्म का दुश्मन। डॉग वैसे तो फेथफुल है, पर डॉग का मतलब इरिलीजियस पर्सन, इरिलीजियस पर्सन। क्या उस डॉग ने, और कीप द डॉग फॉर इट, उस ऐसे लोगों को जो करप्टेड हैं, जो इरिलीजियस हैं, इनको दूर रखना। टायरिसियस कह रहा है स्टेटसन को, उनको दूर रखना। कीप द डॉग फार, कीप द डॉग फार, उसको दूर रखना। ये जो लाइन है ना, कीप द डॉग फार, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों ये वाली लाइन भी इसने जो है ना कहीं से अपने मतलब ली है, डॉग वाली लाइन। ये रेफरेंस आप कह सकते हैं व्हाइट डेविल जो लिखी है वेबस्टर ने, द व्हाइट डेविल, ये वहां से लिया गया है, अडॉप्टेड फ्रॉम वेबस्टर्स द व्हाइट डेविल। इनफैक्ट द डॉग हैज बिकम डिस्ट्रक्टिव, ये डॉग जो है ना, जो आप कह सकते हैं कि ई रिलीजन का डॉग है, ये कहीं ना कहीं इसने डिस्ट्रक्टिव मचा दी है, विनाश मचा दिया, बिकॉज इट विल डिग अप द कॉप्स,
ये अपने पंजों से, नेल से क्या करेगा, कॉप्स को खोद देगा, ठीक है ना। तो देखो अब लिखा हुआ भी आगे, ये वैसे तो आदमी का दोस्त है क्योंकि ये खेत में किसानों को मदद करता है जानवरों को भगाने में, बट ये खुद ही विद हिज नेल्स, अपने नाखूनों से, अपने पंजों से, अपने क्लॉथ से, he'll dig it up again। वो जो आपने कॉप्स डाली थी गार्डन के अंदर, जो बीज उगाए थे बैट्स में, कहीं वो उनको वापस खोद ना दे, dig it up again, कहीं वापस खोद करके उन बीजों को ना निकाल दे बाहर। यू हिपोक्रेट लेक्चर, हिपोक्रेट ढोंगी, डबल डीलर ढोंगी, जो जैसे डॉग है, ये वैसे तो देखो फेथफुल लगता है, आपका वफादार है, फेथफुल है, फ्रेंड टू मैन है, बट कई बार ऐसे कुत्ते भी जो है, डॉग भी है, आपके साथ धोखा कर देते हैं। ये हिपोक्रेट लेक्चर हैं। लेक्चर मतलब लेक्चरर, उपदेश देने वाले, ये उपदेश देने वाले हैं, लेक्चर देने वाले हैं जो हिपोक्रेट हैं। मॉन सैम्बलिन, मॉन फ्रेयर, मॉन सैम्बलेबल मतलब मेरे फॉलोअर, मेरे दोस्त, मॉन प्रेयर मेरे भाई, माय ब्रदर। ध्यान रखना इन डॉग का, ये कहीं तुम्हारे जो है ना, बोलते ना बड़े, कि तुम्हारे कहीं गोभी ना खोद दें, तुम्हारी फसल ना खोद दें, कहीं तुम्हारे को बर्बाद ना कर दें, उगी हुई फसल बर्बाद ना कर दें। तो ध्यान रखना डॉग का भी, ध्यान रखना विंटर का भी, और ध्यान रखना कि कहीं तुम खुद धर्म के रास्ते से ना भटक जाओ। अगर तुम इरिलीजियस हो गए उस डॉग की तरह, विंटर की तरह, तो तुम्हारी सारी फसल, तुम्हारी सारी अच्छाइयां, तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, इस धर्म के रास्ते को मत चूकना, बढ़ते रहना इस धर्म के रास्ते पर। अगर तुम चाहते हो सेफ रहना, तो ये तो अनरियल सिटी हो गया लंदन, यहाँ तो सब लोग करप्टेड हो गए, इरिलीजियस हो गए, पॉल्यूटेड हो गए, इनसे बच के रहना। स्टेटसन, पुराना जमाना सही था, हमारा जमाना सही था, जो हमने 260 BC, आज से 2500-3000 साल पहले जो जिया समय, अब समय खराब हो गया। अब यहाँ बहुत डॉग हो गए हैं जो आपके इन चीजों को खराब कर सकते हैं, ऐसा वो कहने की बात है। तो ये वाला दोस्तों अपना जो है ना, इसके अंदर ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन था वो हमारा पूरा हो गया। फर्स्ट सेक्शन जो था हमारा पोएम का, वो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके गाइस।